हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी और आज हम जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेज थ्योरम। और ये बेज थ्योरम क्या है ये हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फॉर्मूला तो हमें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन एक बात समझ लो कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है पेपर में हमेशा। लेकिन साथ ही ये एक इजी टॉपिक भी है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है मगर इजी है। तो अब ये बेज थ्योरम क्या है इस पे बात करते हैं हम। मान लो हमारे पास 3 बैग्स हैं, 2 छोटे बैग हैं और 1 बड़ा बैग है। इसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। और इस बैग में मान लो 10 रेड बॉल्स हैं और कंसिडर कर लेते हैं 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो क्योंकि ये दोनों छोटे बैग हैं और ये बड़ा बैग है, हमने अगर तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो ये बता रखा है कि जो बैग 1 है इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है। क्योंकि ये बड़ा बैग है, इसके चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमने आंख बंद करके देखा, कोशिश की बैग चुनने की, तो क्योंकि ये बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो इसको चुने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। तो और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमने तीनों बैग्स में से कोई एक बैग चुन के कोई एक बॉल निकालनी है। We have to select a ball from a bag। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी, इस बैग को बैग 2 की प्रोबेबिलिटी और बैग 3 की प्रोबेबिलिटी आपस में कंप्लीट हो रही है। अगर हम ये प्लस करेंगे 1/4 + 1/3 + 5/12 तो 1 के बराबर आ जाएगा। और फिर हमने बॉल चुननी है। तो हमने प्रोबेबिलिटी मान लो फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल मान लो। तो हम क्या करेंगे? अब एक बात तो क्लियर है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि बैग 1 से अगर बॉल आई तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखें जरा, मान लो बैग 1 में से रेड बॉल आ जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। फिर बैग 2 में से अगर रेड बॉल आ जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से कितनी है? 5/13। और अगर बैग 3 में से रेड बॉल आ जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/17। लेकिन साथ में ही हम बैग भी तो चुन रहे हैं, बैग भी कंसिडर हो रहा है। तो इस बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके साथ। फिर बैग 2 को चुनने की प्रोबेबिलिटी साथ में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी
मल्टीप्लाई करके ही आएगी। और दूसरा कि पहले हम बैग चुन रहे हैं और उसके बाद बॉल चुन रहे हैं, तो इसका मतलब हमें बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अब ये क्या बन गया देखो, मान लो हमारा ए इवेंट हमने डिफाइन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, और क्योंकि 3 बैग्स हैं तो हमने E1 कह दिया सिलेक्शन ऑफ बैग 1, ये 1 है स्टूडेंट्स। E2 कह दिया सिलेक्शन ऑफ बैग 2, और E3 कह दिया सिलेक्शन ऑफ बैग 3। तो अब यहां पे क्लियर है कि बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बैग 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ रही होगी कहानी। तो अगर मैं ये टोटल प्रोबेबिलिटी चाहूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले तो ये करूंगा और उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, उसके बाद प्लस ऐसे ही E2 रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 प्लस, फिर क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी देखनी है मैंने, तो अब मैं इस चीज को कैसे लिखूं। इसको लिखने के लिए एक तरीका है, देखो हम अगर ये कैलकुलेट करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इंटरसेक्शन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, रेड बॉल बैग 1 दोनों इकट्ठी कब हो, कैसे होगा, P ऑफ E1, और अगर यहां पे हमने लिखना है रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, तो कैसे आएगा, इसको अगर यहां पे नीचे भेज दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। अब ये किस चीज का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन E1। तो अब तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। लेकिन हम इसको लिखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं ये लिखने के लिए। तो अब मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, हमें समझ में आ गया है। इसी को मैं लिख सकता हूं, पहले तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 एंड रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 इंटू रेड बॉल फ्रॉम बैग 3। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की। ये 3 केस बने और हमने तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके देखना है कि क्या आंसर आता है। दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमें यह बता दिया जाए कि बॉल तो रेड आ गई, अब यह पता लगाओ कि वो बैग 2 में से थी, मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमें बता दिया गया है कि तीनों में से एक बैग चुना और एक बॉल निकाल ली और वो बॉल आई रेड, ये हमें बता दिया गया। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ये कि वो बैग 2 में से थी। एक पिछला इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पूछा जा रही है जबकि आगे वाला इवेंट हो चुका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहा जा रहा है कि बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि रेड बॉल वाला इवेंट हो चुका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय हमारे एक बहुत ही महान
मैथमेटिशियन हुए जेकब बेज, जिन्होंने इसको इस तरह से सॉल्व किया कि ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसा करता हूं, पेज पलटता हूं, फिर आगे बात करते हैं। जिस तरह से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो बेज ने फॉर्मूला दिया फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। बात वही बन जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना आसान है, जबकि नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट करने मुश्किल हैं। क्योंकि हम यहां पर एक्सियोमेटिक अप्रोच से चल रहे थे, तो बहुत इजी था ये सोचना। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं बात कर रहा था कि बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, जबकि रेड बॉल आ चुकी है। तो मतलब ये कि रेड बॉल बैग 2 में से आई, तो रेड बॉल की बैग 2 में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी। अभी हमने बात की। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखो, E2 अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ E2, P ऑफ A अपॉन E2 होल अपॉन P ऑफ E1। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहा हूं मैं, A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2, A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3, A अपॉन E3। तो इस तरह से अगर n हमारे पास बैग्स हों तो ये n तक सम होता चला जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमें लिखनी ही पड़ेगी सारी प्लस करके। तो इस टाइप का ये जो फॉर्मूला दिया गया बेज द्वारा, इसको हम कहते हैं बेज थ्योरम। अगर मान लो यहां पे थर्ड बैग चाहिए तो यहां 3 आ जाएगा, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी एज इट इज रहेगी। अगर यहां फर्स्ट बैग चाहिए तो यहां 1 आ जाएगा, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि तुम में से काफियों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगा हो समझना, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, और वो समझाऊंगा कि किस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, कैसे उसको लिखना है, तो एक ही क्वेश्चन में तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इतना समझ लो कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी के नोशन से ये फॉर्मूला आया हमारे पास। और हम A अपॉन EI का मतलब क्या ले रहे हैं, रेड बॉल फ्रॉम ith बैग, इसका मतलब ये है। तो अगर इतना समझ लो तो बॉल हो, बैग हो, चाहे कोई और केस हो, हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं बेज थ्योरम। बेज थ्योरम इस फॉर्मूले को कहते हैं, और इसका प्रूफ तो याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो एक्सरसाइज 13.3 अब हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन। एन अर्न क्या होता है, घड़े को अर्न बोल देते हैं, घड़ा हो, अर्न हो, बैग हो, एक ही बात है हमारे लिए। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। हमने क्या किया, एक बॉल घड़े में से निकाली, उसका कलर हमने नोट करके उसको वापस डाल दिया। मोर ओवर, अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, देखो, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ सेम कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। जिस कलर की पहली बॉल निकली थी उस कलर की 2 बॉल्स और बैग में डाल दी, और उसके बाद फिर हमने एक बॉल चूज की, कोई भी एट रैंडम।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सेकंड बॉल इज रेड। तो देखो इसको पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को देखो पिक्टोरियली समझते हैं, बाकी ये पिक्चर बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हमारे पास एक अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसमें से एक बॉल निकाली तो वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है। अगर रेड बॉल आ गई तो हमने 2 बॉल्स और रेड डाल दी, यानी अब अर्न में हो गई 7 रेड और 5 ब्लैक। और अगर ब्लैक बॉल आ गई पहली तो अब इसमें हो गई 5 रेड एंड 7 ब्लैक। तो अब हमने जो भी केस इनमें से हुआ उसमें से एक बॉल और निकालनी है और वो प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी कि इसमें हमारे जो E1 और E2 केसेस हैं वो ये हैं कि रेड बॉल आए कि ब्लैक बॉल आए, क्योंकि पहली बॉल जो है वो किसी भी कलर की आ सकती है और उसी कलर की 2 बॉल्स इसके अंदर हमने डालनी है। और टोटल प्रोबेबिलिटी रेड की हमें कही गई है कि सेकंड बॉल रेड हो, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम ये केस भी कंसीडर करेंगे, ये केस भी कंसीडर करेंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर देंगे, तब हमारे पास सही आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन मैंने कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्या कहना है, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट में लिख दो 5 रेड एंड 5 ब्लैक। उसके बाद हमने डिफाइन करना है इवेंट, लेट ए ड्रॉइंग सेकंड बॉल रेड, या ड्रॉइंग रेड बॉल सेकेंडली, जैसे भी लिख लो इसको। फिर E1 पहला जो इवेंट है इसमें से रेड बॉल का, तो रेड बॉल इज ड्रॉन, और E2 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, देखो 5/10, 1/2 E1, यानी रेड बॉल आए इसमें से, फर्स्ट बॉल जो है वो रेड हो, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट बॉल। हाँ ये जरूरी है, ये रह गया था फर्स्ट बॉल, कि फर्स्ट बॉल जो आए वो रेड बॉल आएगी। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितनी है 5, रेड बॉल 5 है और टोटल 10 है, तो 5/10। और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फर्स्ट बॉल, वो भी 5/10, 1/2। और अब टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए कैसे आएगी, देखो E1 A/E1, मतलब ये कि जब रेड बॉल यहां से आई तो यहां से आगे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही हमने कहा था, प्लस P ऑफ E2 इंटू A/E2, यानी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि फर्स्ट बॉल कौन सी आई है, ब्लैक। तो इसमें हमने पुट करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। अब हमें ये वैल्यूज तो पता है, अब हम ये वैल्यूज भी अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं पेज पलट लूं फिर आगे चलता हूं। अब देखो, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन रेड बॉल वाज ड्रॉन, मतलब रेड बॉल, सेकंड बॉल रेड आए जब फर्स्ट बॉल भी रेड थी, यानी कि ये पहले वाला बैग आ गया। तो इस पहले वाले बैग में से बताओ अब रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7/12। और सेकंड रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक, सेकंड रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक। तो ये दूसरा वाला हमारे पास जो बैग हो गया, ये इस बारे में बात हो गई। तो दूसरे बैग में अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 5/12। तो अब हम
फाइंड आउट करेंगे। अब हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल कितनी आएगी? P ऑफ E1 A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 A अपॉन E2। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 7/12 प्लस 1/2 5/12, यानी कि 7/24 प्लस 5/24, सॉरी यहां 24 आएगा क्योंकि 2 × 12 है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 7 प्लस 5/24 मीन्स 12/24 यानी 1/2। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट किया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी, रेड बॉल निकली उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर सेकंड रेड बॉल निकले जब फर्स्ट बॉल रेड थी, इसका मतलब ये है। और ब्लैक बॉल निकली फर्स्ट, और फिर सेकंड बॉल रेड निकले जब फर्स्ट बॉल ब्लैक थी। तो ये हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag, which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. अब इस क्वेश्चन को पहले तो समझने की कोशिश करो कि एक बैग है जिसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक और बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। दोनों में से एक पर्सन ने दोनों में से कोई एक बैग चुना और कोई एक बॉल निकाल ली जो कि हमारे पास रेड आई, हमें पता लग गया। देखो, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम कोई भी एक बैग चुना और उनमें से एक बॉल निकाल ली, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि रेड आ गई। तो अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन है बेज थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। जो काम पहले किया है हमने, यानी बैग चुनने का, उसके बारे में यह क्वेश्चन है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें एक बात और मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ये तुम अच्छी तरह सीख लोगे एक ही बार में। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये बोर्ड एग्जाम में जब प्रोबेबिलिटी का अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया था तो 6 मार्क्स में भी आया, उसमें बैग 3 हो गए थे बस, यहां बैग 2 है। और ये 4 मार्क्स में तो आएगा ही। 4 मार्क्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिखना है। 2 बैग है ना, तो एक को हमने बैग 1 कह दिया, ऐसे कॉलम्स लगाए। हम वो नहीं लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग 1, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैग 1, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो लंबा हो जाएगा काम बहुत ज्यादा। तो बैग 1 में 2 रेड एंड 6 ब्लैक हैं, नहीं 4 रेड एंड 4 ब्लैक बैग 1 में। तो हम वही लिखते हैं। हमने लिखा 4 रेड, 4 ब्लैक। उसके बाद बैग 2 रेड एंड 6 ब्लैक। तो अब यहां पर तुमने हाईलाइट करना है। किसको करना है? ये जो बॉल आई थी वो किस कलर की थी? रेड कलर की थी। तो तुमने क्या करना है? इसको अंडरलाइन कर देना है कि ये बॉल आई थी, रेड बॉल आई थी। और फिर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है?
फर्स्ट बैग की, तो फर्स्ट बैग यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है जिस बैग की, उसको हमने इस तरह बॉक्स में बंद कर देना है ताकि क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। और दूसरा, जो तुम्हारा एग्जाम चेक कर रहा होगा, जो क्वेश्चन चेक कर रहा होगा एग्जामिनर, उसको भी दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए यहां पे हिसाब किताब। अब यहां पे देखो, हमारे जो E1 और E2 दो इवेंट्स बनेंगे वो बैग्स से रिलेटेड बनेंगे। तो हमने लिखा लेट इवेंट्स डिसाइड कर रहे हैं अब हम। E1 सिलेक्शन ऑफ बैग 1, E2 सिलेक्शन ऑफ बैग 2। जो हमने पहले काम करना होता है, यानी दो इवेंट्स है ना यहां पे, पहले बैग सिलेक्ट हुआ उसके बाद बॉल आई, तो E1 E2 E3 कौन से होंगे? जो पहले इवेंट हुए, और उसके बाद जो दूसरा इवेंट हमें ये समझ लो कि रिजल्टेंटली हमने किया, वो है A, ड्रॉइंग रेड बॉल। तो अब यहां पर तुम्हें क्या लगता है कि बैग 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सोचो, बैग 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो, दो आइटम्स हैं, उनमें से हमें यह नहीं बताया गया कि कोई फेवरेबल है कि नहीं है, बस दो में से एक चुननी है हमने। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? देखो, जो एक चुनी वो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, और टोटल आउटकम्स क्या हैं? 2, तो 1/2। जैसे हेड और टेल में से चुनने की प्रोबेबिलिटी हेड की भी 1/2 और टेल की भी 1/2 है। तो इसी तरह से दो बैग्स हैं और दोनों बैग्स के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया, इस वजह से इन दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी, ये इक्वली लाइकली हो जाएंगे दोनों बैग। और उसके बाद रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, और इसको बोलेंगे क्या? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से। तो देखो कितनी है? 4/8, यानी 1/2। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? देखो 2/8, 2 + 6 8, यानी 1/4। तो इस तरह से हमारे बेज थ्योरम के जो 4 प्रोबेबिलिटीज हमें चाहिए थी वो हो गई तैयार। अब हम चलते हैं आगे, बेज थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि ये बताओ कि बैग 1 में से वो बॉल निकाली गई, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि बैग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि रेड बॉल आ चुकी। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो एक स्टेप और है बस, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां तक एक बार फिर देख लो। पहले तो बैग 1 बैग 2 का डाटा इस तरह से नोट करना है, फिर जो बॉल का कलर बताया गया है क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन कर लेना है, और जिस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऐसे डब्बे में बंद कर देना है ताकि देखते ही समझ में आ जाए, यहीं देख के सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद क्योंकि पहले बैग 1 या बैग 2 में से कोई एक चूज करना है, तो E1 और E2 जो होंगे वो सिलेक्शन ऑफ बैग्स होंगे, और ए क्या होगा? ड्राइंग ऑफ दैट कलर। वो कलर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ब्लैक होता तो ब्लैक, रेड दिया हुआ है तो हमने रेड बॉल लिख ली। फिर दोनों बैग्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है, हमें प्रोबेबिलिटी अलग अलग नहीं बताई गई सिलेक्शन की। और अब हमने ये कैलकुलेट किया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब हमने कौन सा बैग चूज किया? बैग 1। बैग 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/8, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब हमने बैग 2 चूज किया तो बैग 2 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/8। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा पेज तो यहां पे खत्म हो रहा है, मैं पेज पलट कर फिर आगे बढ़ता हूं। तो अब हमने लिखना है बाय बेज थ्योरम
कॉमा probability of first bag is given by P of E1 by A, जो कि क्या होगी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी यानी कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकली, और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इन सब की वैल्यूज हमें पता है, 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखो 1/2 इंटू 1/2, और यहां पे 1/2 कॉमन है, 1/2 प्लस 1/4 रह जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 1/2 तो हो गया कैंसल, और हमारे पास आ गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन, अब यहां पे 2 और 4 में एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया, तो यहां पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटू 4/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग व्हेन रेड बॉल वाज ड्रॉन कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल होके आया, तो 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ के क्वेश्चन आते हैं, कई बार बैग 1, 2 और 3 बैग्स भी आ जाते हैं, और कई बार बैग 1 और बैग 2 आए तो कलर्स जो होते हैं वो 3 आ जाते हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह करना होगा, फिर भी मेथड यही रहेगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। और अब मैं यहां पे रुकूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हैवी हैं। पहले 2 क्वेश्चन बेस थ्योरम को समझना ही अपने आप में काफी मुश्किल है, तो तुम पहले 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझो, अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो अगर सॉल्व कर पाओ तो। और मेरी जो हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। शेयर किस लिए, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, यही हमारा मोट्टो है। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो। देखो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके तुम चेक करो। प्लेलिस्ट में तुमको चैप्टर वाइज 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस के प्लेलिस्ट बनी मिल जाएंगी, जहां से कि तुम्हें अपना चैप्टर लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम मिलकर इस ट्यूशन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं अगर तुम सिंसियरली फॉलो करो, और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसको तुम अच्छी तरह से देखो। तो मैं अपना वीडियो यहां खत्म करता हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।